हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एविडेंस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एविडेंस लॉ का हम A to Z तक वीडियो देखने वाले हैं। सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, पर्टिकुलर एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से किस प्रकार कनेक्टेड है वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसी के साथ जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एविडेंस की एक अलग से क्लास ली जाएगी, जिसके अंदर जो एविडेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम जो जुडिशरी के अकॉर्डिंग, जेएलओ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको इसमें सेक्शन वाइज एक्सप्लेन किया जाएगा, सेक्शन वाइज समझा जाएगा। बट जो थ्योरिकल पेपर होते हैं उसमें एग्जाम्पल से किस प्रकार उसको ड्राफ्ट करना है वो एलएलबी के अंदर ड्राफ्टिंग अलग रहती है। इसलिए हम इसको एलएलबी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मतलब जो सीरीज चलाएंगे उसमें देखेंगे। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और पूरा बेस क्लियर करेंगे, और जो लिंकिंग लॉज है, जो लिंक करके पढ़ना होता है, वो भी हम साथ में देखेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब। हम लोग जो एविडेंस एक्ट देखने वाले हैं वो हम लोग सारा पढ़ेंगे बैरेक्ट से। आपके जुडिशरी के अकॉर्डिंग और आपके जो भी एग्जाम होते हैं लोग के, उनके अकॉर्डिंग बैरेक्ट इनफ है। आप बैरेक्ट से आराम से पढ़ सकते हैं। आपको 90% क्वेश्चंस अपने बैरेक्ट में मिल जाएंगे। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये अधिनियम कौन से सन का अधिनियम है? ये अधिनियम हमारे 1872 का अधिनियम है। अब इसमें काफी बार पूछते हैं कि एक्ट नंबर कौन सा है, तो आपके बैरेक्ट में दिया हुआ है कि ये एक्ट नंबर 1 है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1872 में ये जो एक्ट बना था, ये सबसे पहले यही एक्ट बना था, तो ये एक्ट नंबर 1 हो गया। इसके बाद में जो एक्ट बना होगा वो आपका एक्ट नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार अब हम देखते हैं कि ये एक्ट है, इसकी मतलब कि जो बनने की तारीख है वो कौन सी है। अब डेट दो टाइप की होती है। एक डेट होती है जब ये बन के तैयार होता है, दूसरी डेट होती है जब ये पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पे भी हमें इसका यूज़ करना है वहाँ पे ये लागू होता है। तो जो इसके बनने की डेट है वो आपकी है 15 मार्च 1872। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, उसमें इसकी उद्देशिका दी हुई है। उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है? उद्देशिका में लिखा हुआ है साक्ष्य की विधि का संवेकन, परिभाषा और संशोधन करना समुचित है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या आता है कि साक्ष्य विधि की उद्देशिका में क्या क्या सम्मिलित किया गया है? तो इसमें समेकन, परिभाषा और संशोधन, 3 शब्दों को सम्मिलित किया गया है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये 3 शब्द मिलेंगे। यदि आपको ये याद रहा तो आप तीनों शब्द जिसमें होंगे वो आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार उद्देशिका से हमारा ये क्वेश्चन बनता है, सिर्फ एक क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखते हैं पहले हमारे एविडेंस का जो सामान्य परिचय है, जो इंडेक्स है, वो आपको सबसे पहले फर्स्ट क्लास में आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको पूरी इंडेक्स याद करनी है, जिसको हम रेंज भी कह सकते हैं। अब देखो, एविडेंस एक्ट आपके 3 भागों में बंटा हुआ है, मतलब ये 3 चीज़ों की बातें करेगा। तो ये 3 भागों में बंटा हुआ है। किस प्रकार है? पहला भाग है आपका तथ्य की सुसंगति, तथ्यों की सुसंगति। ये तथ्य के बारे में बात करेगा। तथ्य कब किस केस से सुसंगत होते हैं, कब किस केस में उस तथ्य का महत्व होता है और उसे लिया जाता है। इसको आप इंग्लिश में रिलेवेंट फैक्ट कह सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 55 तक रहेगा। फिर आपका भाग सेकेंड 56 से लेके 100 तक रहने वाला है, जो है सबूत का विषय, मतलब सबूत के विषय में बात करेगा आपका भाग 2, जो कहाँ से कहाँ तक है? 56 से लेके 100 तक। फिर इसके बाद तीसरा भाग है, वो है साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में, वो है आपका 101 से लेके 167 तक। अब जैसे आपको जब ये भाग याद होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस भाग से आ जाते हैं कि आपका जो एविडेंस एक्ट है वो कितने भागों में है। तो आपके 3 भागों में है। जो सुसंगत तथ्य है उसकी कहाँ बात की हुई है? तो 1 से 55 में बात की गई है।
सबूत के विषय में कहाँ दिया हुआ है, 56 से लेके 100 में दिया हुआ है। साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में कहाँ दिया हुआ है, वो आपके 101 से लेकर 167 तक दिया हुआ है। इस प्रकार हम पूरा बता सकते हैं। आपके AIB के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को इस बार भी मिले थे और लास्ट ईयर से मिल ही रहे हैं आपको। अब हम देखते हैं अध्याय, लेसन, चैप्टर। आपके टोटल 11 चैप्टर है, मतलब 11 लेसन्स में आपका एविडेंस एंड बंटा हुआ है। हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे एक एक क्लास के अंदर। चैप्टर है वो सब चैप्टर्स में भी डिवाइड है, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। देखो अब देखते हैं चैप्टर 1 प्रारंभिक, वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक। प्रारंभिक एक चैप्टर है वो आपका सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक है, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर आपका तथ्यों की सुसंगतता के विषय में, वो आपका 5 से लेकर 55 तक है। फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर है तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, वो आपका 56 से लेकर 58 तक है। फिर आपका चैप्टर 4 मौखिक साक्ष्यों के विषय में आपका 59-60 दो सेक्शंस लेके रखा हुआ है आपका ये। अब जो ये मैं बोल रही हूँ 1 से 4, 5 से 55, 56 से 58, ये आपकी सेक्शंस है, मतलब धाराएं। अब जो आपका चैप्टर 6 है वो है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्यों के अपवर्जन के विषय में, मतलब कि दस्तावेजी साक्ष्यों के सामने मौखिक साक्ष्य कब महत्व ज्यादा रखते हैं। वो आपका आएगा 91 से लेके 100 तक। चैप्टर 5 पहले बता दिया ना आपको, दस्तावेजी साक्ष्यों के विषय में, जो कि आपके 61 से लेके 90A तक है। बीच में वापस सेक्शन बताने लगे तो अब याद नहीं रहा मैंने बताया या नहीं बताया, चलो बता दिया तो अब दोबारा आपको हो गया याद। अब इसके बाद आपका चैप्टर 7 आता है सबूत के भार के विषय में, वो आपका 101 से लेके 114A तक है। फिर आपका 8वां चैप्टर आता है विबंधन, जो आपका 115 से लेके 117 तक है। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 9 साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में, वो आपका 118 से लेके 134 तक आता है। और फिर आपका आता है चैप्टर 10 जो बोलता है कि साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में, साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में 135 से लेके 166 तक। अब देखिए आप चैप्टर 9 में सिर्फ साक्ष्य के विषय में है और जो आपका चैप्टर 10 है वो साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में है, मतलब खाली एक वर्ड का ही अंतर है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका चैप्टर 11 आता है, काफी बैरेक्स में चैप्टर 11 नहीं दिया हुआ है, पुरानी बैरेक्स है जिनके पास में, उनके पास वो कानून प्रकाशन की है, उनमें नहीं है, तो उनमें आप अलग से लिख लीजिए चैप्टर 11 और उसमें लिखिए साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। आपकी सेक्शन आएगी 167। इस प्रकार आपकी टोटल सेक्शंस हो गई 167। तो इससे एक क्वेश्चन तो ये होता है कि आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो वो है आपकी 167। कुल कितने भाग है 3, और कुल कितने अध्याय हैं, तो वो हो गए आपके 11। अब इसके बाद में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आप अध्याय 6 है या फिर आपका नाम दे देंगे कि दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा मौखिक साक्ष्यों के अपवर्जन के विषय में, ये कहाँ पे दिया हुआ है, कौन से सेक्शन में है, तो आप इसमें बता पाएंगे कि 91 से लेकर 100 के अंदर इस चैप्टर के बारे में बात की गई है और ये अध्याय नंबर 6 है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके APO, JLO, RGS के एग्जाम में, जुडिशरी के एग्जाम में। इस प्रकार आपको ये रेंज अच्छे से याद करनी है, रोजाना इसका रिवीजन करना है जिससे ये आपको याद रहे। ये हो गया आपका होमवर्क। अब हम बात करते हैं आपके अध्याय 1 के बारे में। उससे पहले कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एविडेंस से आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहता है कि साक्ष्य विधि की प्रकृति कैसी है और इसे किस भाषा में लिखा गया था, किस भाषा में थी। तो इसकी भाषा पूछी जाती है तब आपको बताना लेटिक भाषा, और जब इसकी प्रकृति पूछी जाती है तो वो होती है लेक्स फ्योरी। लेक्स फ्योरी की प्रकृति की हमारी एविडेंस है। फिर उसके बाद में आपको पूछा जाता है, काफी बार ऑप्शन में रहता है कि मतलब कि ये तो प्रकृति वैसे हो गई कि विधि कैसी है, विधि की भाषा क्या है, लेटिक भाषा क्या है, इसको लेटिक भाषा में क्या कहते हैं, वो हो गया आपका लेक्स फ्योरी।
अब क्या होता है ना, साक्ष्य विधि की प्रकृति, तो ये एक प्रक्रियात्मक विधि है, तो इसकी आपकी प्रकृति हो गई प्रक्रियात्मक। और इसकी जब भाषा पूछी जाती है तो वो लेटिक भाषा होगी। लेटिक भाषा में साक्ष्य विधि को क्या कहा जाता है, लेटिक भाषा में साक्ष्य विधि की प्रकृति क्या है, तो वो हो जाती है आपकी लेक्स फ्योरी। अब आपकी जो साक्ष्य विधि है, इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी, इसको किसने बनाया था, संवैधानिक रूप से तैयार किसने किया था, तो वो होंगे आपके सर जेम्स एफ स्टीफन। तो ये तीनों क्वेश्चन आप अलग से लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर, नोट्स लिख लीजिए या कहीं भी साइड में लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बैरेट के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा लिखा हुआ। तो इन तीनों को अलग से लिख लीजिए। पहला कि इसकी भाषा, लेटिक भाषा में इसको लेक्स फ्योरी कहते हैं, साक्ष्य विधि का अर्थ लेक्स फ्योरी होगा, और जो इसकी प्रकृति है वो प्रक्रियात्मक प्रकृति का है, और इसकी ड्राफ्टिंग सर जेम्स एफ स्टीफन ने की है। इसमें आपको ऑप्शन में काफ़ी बार देखने को मिलेगा खाली जेम्स स्टीफन, काफ़ी बार मिलेगा जेम्स एफ स्टीफन, और काफ़ी बार पूरा नाम रहेगा सर जेम्स एफ स्टीफन। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप वहाँ पे देखें कि स्टीफन का है, जेम्स स्टीफन का है, तो वो ही है। और जहाँ पूरा नाम दिया हुआ रहता है सर जेम्स एफ स्टीफन, तो आपको उसी को राइट क्लिक करना है। अब एक क्वेश्चन और आता है जो कि जुडिशरी में हम देखते हैं, वो होता है कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणिक बल होता है साक्ष्य कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये परिभाषा आपके महान विधिशास्त्री सामंत द्वारा दी गई थी। ये आप अलग से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणिक बल हो वह साक्ष्य कहलाता है। यह बात सामंत द्वारा कही गई थी। क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस रहते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अध्याय 1 प्रारंभिक और उसकी सेक्शन पहली संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहलाएगा। मतलब कि भारतीय आपकी एविडेंस एक्ट का पूरा नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1972। अब बताए इसका विस्तार। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा, बट ये शपथ पत्रों और मध्यस्थम कार्यवाही में लागू नहीं होगी। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आपका साक्ष्य अधिनियम कहाँ लागू नहीं होता है, तो नोट कीजिए। आप नोट्स लिख रहे हैं तो, और जब भी आप क्लास ले तो आप एक नोटबुक और पेन साथ में रखिए, जिससे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है वो मैं नोट करवाती हूँ, वो आप अलग से लिख पाए। ये आपके एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगी और नोट्स बनाने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो इसमें सबसे पहले आप लिखिए शपथ पत्रों पर। आपकी एविडेंस शपथ पत्रों पर लागू नहीं होती है, किसी भी मध्यस्थम के कार्यवाही में लागू नहीं होती है। फिर तीसरे में लिखिए आर्मी एक्ट के अधीन किसी भी सैनिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर यह लागू नहीं होगी आपकी। अब एक चीज और नोट कीजिए, लेक्स फ्योरी का अर्थ होता है कि उस स्थान की विधि जहां पर कार्यवाही की जा रही है, उस स्थान की विधि जहां पर कार्यवाही की जा रही है। ठीक है। फिर आप ये भी नोट कीजिए, लेक्स लोसी का अर्थ स्थानीय विधि। लेक्स लोसी का अर्थ होता है स्थानीय विधि, और लेक्स फ्योरी का अर्थ होता है उस स्थान की विधि जहां पर कार्यवाही की जा रही है। सेम सा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए स्थानीय विधि को ही हम लेक्स लोसी कहते हैं। जहां पर आपकी एविडेंस एक्ट के क्षेत्र की बात आती है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में तो लागू होने लग गई है। कब से लागू होने लग गई है वो आपको डेट पता ही होगी, जैसे सभी स्टूडेंट को पता ही है, 31/10/2019। ओके। अब ये नागालैंड के अंदर और अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में अभी लागू नहीं है। वहाँ पे कोई भी राज्य चाहे जगह चाहे तो वो लागू कर सकते हैं, पर वहाँ पे लागू नहीं है। अब बात करते हैं इसके परिवर्तन डेट की कि ये कब से लागू हुई। तो ये लागू हुई आपकी 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 में ये लागू की गई सब जगह। इसी डेट पे एक और एक्ट लागू हुआ था, उसको भी याद रखें आप। वो एक्ट है आपका
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट संविदा अधिनियम 1872 साथ में याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब सेक्शन 2 है वो निरस्त की जा चुकी है, पर पिछली बार हमने आरजेएस में देखा कि निरस्त की गई सेक्शन का भी नाम पूछ लिया जाता है, तो इसका आपको नाम याद रखना है। सेक्शन 2 है अधिनियमितों का निरसन। अब इसमें क्या क्वेश्चन उठता है कि ये निरस्त कब की गई, किस सन में निरस्त की गई, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इनका कोई वैसे महत्व नहीं है, बट एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको डेट याद रखनी है कि उसको निरस्त किया गया था। जो सेक्शन थी वो सेक्शन 2 थी, अधिनियमितों का निरसन थी, और इसको निरस्त किया गया था 1938 के अंदर। अब हम देखते हैं सेक्शन 3। आपकी सेक्शन 3 काफ़ी बड़ी रहने वाली है, क्योंकि ये निर्वचन खंड है। इसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनका क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, वो बताया गया है, परिभाषाएं दी गई है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, इसमें इन्होंने नंबर नहीं दिया। जैसे कि क्या होता है ना, बाकी हम एक्ट में देखते हैं आपकी सेक्शन 2(2), सेक्शन 2(3), सेक्शन 2(b), 2(c), 2(ग), ऐसे दिया हुआ रहता है, बट इसमें सिर्फ नाम दे दिए। अब आपको सबसे पहले इन सब नामों को नंबर दे देना है। नंबर दोगे, लाइन से याद करोगे तभी याद रहेगा। क्या होता है कि जुडिशरी के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी शब्द को एविडेंस एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है। 3 शब्द दे दिए जो परिभाषित है, 1 शब्द दे दिया जो परिभाषित नहीं है। इसी प्रकार कौन सा परिभाषित किया गया है, 3 शब्द दे दिए जो परिभाषित नहीं है और 1 परिभाषित किया हुआ है, तो वो शब्द आपको याद नहीं आएंगे और वो कंफ्यूज करेंगे। तो इसका एक ही तरीका है कि आप इसको लाइन से याद करें। एविडेंस का जो निर्वचन खंड है उसका एक बोलता है न्यायालय। न्यायालय के अंदर कौन आता है वो बताया गया है आपका 3(1) के अंदर। तो न्यायालय की डेफिनेशन हमारे एविडेंस एक्ट में दी गई है। अब है कि इसमें क्या बनता है, इस डेफिनेशन से भी क्वेश्चन कि न्यायालय के अंदर कौन कौन आते हैं। तो इसमें आते हैं न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थम के सिवाय आपके मतलब कि मध्यस्थम को छोड़ते हुए जो भी साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति है वो आता है। तो 3 वर्ड आए इसके अंदर, न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट और साक्ष्य के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। अब आपका 2 नंबर पे है तथ्य। तथ्य के अंदर कौन कौन से होते हैं। तथ्य को एक सिंपल सी डेफिनेशन देती हूँ मैं आपको, जो याद रख सकते हो, जिसको आप इंद्रियों से बोध कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, वो सब आपके तथ्य होंगे। दूसरी चीज इसमें बताइए मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को, जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है तो उस व्यक्ति को आप जान सकते हो कि हाँ इसको गुस्सा आने वाला है, इस बात पे गुस्सा आता है, या फिर आज ये बहुत खुश है, या इसने नशा कर रखा है तो इसको किसी चीज का पता नहीं चलेगा। तो ये सब तथ्य होते हैं, ये सब फैक्ट्स होते हैं। देखिए इसके दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है यह है कि अमुक स्थान पे अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। यह कि मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यह एक तथ्य है। यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भाव पूर्वक या कपट कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशेष भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदन का भान हुआ, यह एक तथ्य है। यह कि मनुष्य की अमुक ख्याति है, मतलब कि गुडविल है, अमुक नाम है उसका, वो सब एक तथ्य है। इस तरह हमने फैक्ट की, आज हमने परिभाषा देखी। अब 3 नंबर पे है सुसंगत। देखो इसमें डेफिनेशन वैसे नहीं दी गई है, क्योंकि हमारे पास सुसंगतता का अलग से चैप्टर है, उस चैप्टर में हम इस चीज को समझेंगे। बट सामान्य भाषा में हम देख सकते हैं, जब एक चीज दूसरी चीज से संबंधित होती है, एक चीज दूसरी चीज को एक्सप्लेन करती है, दूसरी चीज का मतलब बताती है, तो वह उससे सुसंगत हो जाती है। जैसे किसी का मर्डर हुआ, भीड़ में किसी का गोली चली, तो जो भीड़ के व्यक्ति थे जिन्होंने गोली चलाते हुए देखी या गोली चलने की आवाज सुनी, वो उससे सुसंगत हो गए। 4 नंबर पे विवादक तत्व है। विवादक तथ्य का मतलब होता है जिसका होने या न होने का मतलब विवाद होता है। विवादक से आप समझ सकते हैं विवाद की प्रश्न या फिर
ये इसका अधिकार है या नहीं है, ये इसका दायित्व था या नहीं है, इस टाइप के प्रश्न होते हैं वो विवादक होते हैं। अब इसे हम दृष्टांत उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ख की हत्या कै अभियुक्त है, उसके विचारण में निम्न तथ्य विवादक होते हैं। यह कि कै ने ख की मृत्यु कारित की, यह कि कै का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था, यह कि कै को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, यह कि ख की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय कै विकृत चित्त होने के कारण कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था। क्या ये था या नहीं था, ये सब हमारे हो गए। जैसे कै ने ख को मारा या नहीं मारा, गंभीर प्रकोपन दिया या नहीं दिया, मृत्यु कारित करते समय वो विकृत था, वो प्रकृति को समझने के लिए उसकी वो तो एक चिकित्सक ही बता सकता है। ये सब विवादक तत्व हो गए। अब 5 नंबर पे है दस्तावेज। दस्तावेज की कंप्लीट डेफिनेशन दी गई है। इसमें बताया गया दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेरित है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षर, अंकों, चिन्हों, साधन द्वारा या उसमें से एक से अधिक साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेख के प्रयोजन में प्रयोग किए जाने का आशय रखते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दस्तावेज में क्या क्या चीज सम्मिलित है, ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके लेख दस्तावेज है, ठीक है। मुद्रित शिला, मुद्रित चित्र, फोटो चित्र आपका दस्तावेज है। मानचित्र और रेखा चित्र दस्तावेज है। धातु पटल या शिला पर उभरी हुई कोई भी चीज आपकी दस्तावेज है। फिर उसके बाद में उपहासान एक दस्तावेज है। ये क्वेश्चन आपको इस बार AIB 17 के एग्जाम में देखने को मिला था। अब 6 नंबर पे है साक्ष्य शब्द से अभिप्राय है। ये सभी कथन जिसे जांचाधीन तथ्यों के विषयों के संबंध में न्यायालय के सामने साक्षी द्वारा किए जाने की अनुमति देता है या अपेक्षा करता है। मतलब न्यायालय के समक्ष जो साक्षी द्वारा पेश किए जाते हैं उसकी पेश करने की न्यायालय अनुमति देता है या वो बोलता है कि आप पेश करो, वो सब आपके साक्ष्य में आते हैं। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य होते हैं। साक्षी द्वारा बोले गए साक्ष्य मतलब साक्ष्य बोले गए शब्द आपके मौखिक साक्ष्य होते हैं। मौखिक साक्ष्य की अलग से डेफिनेशन नहीं है, साक्ष्य के अंदर ही मौखिक साक्ष्य बता दिया है। न्यायालय के निरीक्षण में पेश किए गए सब दस्तावेज, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी सम्मिलित है आपके। ऐसे दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं, ये बताई गई है इस सेक्शन में। तो आपके मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य में एक्सप्लेन कर दिए हैं। पर आपकी धारा 3 के अंतर्गत दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य नहीं है, दस्तावेज है पर दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। कंफ्यूज मत होना, ये वर्ड्स में ही चेंज करके एग्जामिनर कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, तभी सब कुछ आते हुए भी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम 7 नंबर पे साबित। साबित का मतलब होता है जिसे न्यायालय साबित मान लेता है। मतलब कोई भी तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषय पर विचार करने के पश्चात या यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व है या ये विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। न्यायालय जिस बात पर विश्वास कर लेता है उसे साबित कहा जाता है। इसके बाद में आपका 8 नंबर पे ना साबित। कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय के समक्ष विषय पर विचारण करने के पश्चात न्यायालय विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व इतना अधिक संभाव्य है कि उसका माना जाए कि वो नहीं है। जो रियल में आपने कोर्ट में पेश किया उसका अस्तित्व नहीं है, कोर्ट ये मानता है, तो उसको कहा जाता है ना साबित। अब साबित नहीं हुआ, अब ना साबित और साबित नहीं हुआ में कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों वर्ड्स कंफ्यूज करने वाले हैं और ये तीनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखे ही जाते हैं। और जो LLB वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी 2 नंबर में या फिर टिप्पणी वाले क्वेश्चन में 5 नंबर वाले में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोई तथ्य ना साबित कहा जाता है या ना साबित तब होता है जब ना तो वह साबित हुआ है और ना ही वह ना साबित हुआ है, तो वह साबित नहीं हुआ कहा जाता है। ना उसको कोर्ट में साबित किया गया है, ना न्यायालय ने उसका अस्तित्व माना है, ना उसके अस्तित्व को नकारा है, तब उसको हम साबित नहीं हुआ कहते हैं।
अब आपकी सेक्शन 10 जो है भारत के अंदर संपूर्ण आपका जो राज्य क्षेत्र है वो सब आएगा। इस प्रकार हमने 10 डेफिनेशन पढ़ी और उनको अपने अकॉर्डिंग हम लोगों ने 10 नंबर दिए हैं, बुक में नहीं है, क्योंकि ये याद करने में हमें आसानी रहेगी कि कौन कौन से 10 हैं। तो इनको हम याद कर सकते हैं लाइन से। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, आप कब याद करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। क्लास के साथ साथ में याद कर लोगे तो आपको बर्डन नहीं रहेगा, ईजी रहेगा। अब इसमें एक चीज़ और नोट कीजिए, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक शब्द है वो कब जुड़ा आपके एविडेंस के अंदर, वो आपके एविडेंस में 2000 के अंदर जो टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके तहत जोड़ा गया है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप नोट कर लीजिए। आपकी सेक्शन 4 जो है उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चयक सबूत, ये आपके इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उपधारणा कर सकेगा में प्रज्यूम, सेल प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। उपधारणा कर सकेगा जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित मान सकेगा यदि यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता या उसका सबूत मांग सकता है कि वो रियल में है या नहीं है। उपधारणा करेगा मतलब सेल प्रज्यूम जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करे, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि जब तक उसे ना साबित नहीं किया जाता है, मतलब उसको न्यायालय साबित मान लेगा। उसके लिए वो ये नहीं बोलेगा कि आप इसका फैक्ट लाओ तभी मैं इसका साक्ष्य लाओ तभी मैं इसको साबित मानूंगा, वो खुद से उसको साबित मानेगा। ठीक है। निश्चायक सबूत ये होते हैं एक स्ट्रोंग टाइप के सबूत, जहां की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य को निश्चायक सबूत घोषित करता है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उसे अन्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं होगी, मतलब अनुज्ञा नहीं होगी, उसको साबित ही मान लेगा वो, और ना साबित करना उसका कोई आवश्यक नहीं होगा, वो मतलब निश्चित सबूत है। ये आपको कहाँ देखने मिलेगा, ये आपको देखने मिलेगा सेक्शन 112, 113 और सेक्शन 41 में आपको ये निश्चयात्मक सबूत देखने को मिलेंगे, और वहीं पे हम इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे। इस सेक्शन को हम और एक्सप्लेन करके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुका है ऑलरेडी ये। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अपना होमवर्क करना मत भूलें, क्योंकि होमवर्क करते हुए चलेंगे तो आपको आगे पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपके बर्डन भी नहीं रहेगा और एविडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं वो आप कमेंट करके हमें बताइए। जिसका कमेंट ज़्यादा एक ही सब्जेक्ट के लिए रहेगा, बहुमत ज़्यादा रहेगा, उसी सब्जेक्ट की हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पे और हमारे फेसबुक पेज पे हमसे जुड़ना ना भूलें। वहाँ छोटे आपको क्लिप्स, रील्स वो आपको देखने को मिलती है। लॉन्ग वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब है ही, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।